और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। हमारे साथ जुड़ गए हैं ठाकुरगंज के विधायक सऊद इसरार साहब। चुनावी मैदान में हैं और चुनाव इस बार नए मोड़ पर चल रही है। बता दें कि पिछले चुनाव के जैसा इस बार माहौल सीधा दिख रहा है कि बीजेपी हर तरह की हथकंडा अपना रही है। फिलहाल में SIR हुआ, पूरे बिहार में बवाल हुआ, फिर उसके बाद बांग्लादेश घुसपैठी, कई तरह के मुद्दे प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया, फिर उसके बाद बीजेपी सारी ताकतें बिहार में चुनाव में झोंक दी। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी की मां को गाली तक दिया गया। अब इसमें कितना ये तथ्य है, क्या आधार है, इस पर तो हमें इतना पुष्टि है। फिर भी जो भी इंसान रहा उसको जेल भेजा भी गया है, मगर प्रोपगेंडा इस तरह से बनाया गया कि आखिर बिहार में ही सारी चीज़ क्यों। अगर प्रधानमंत्री की मां को अगर गाली दी गई है तो पूरे देश भर में विरोध होना चाहिए था, बिहार क्यों। लोगों का मानना है कि बिहार में इसलिए चुनाव है, इसलिए इस तरह की एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हाल ही में एक ऐसे भी बयान आए हैं गोपाल अग्रवाल, उन्होंने कहा था सिरसावादी समाज जो है वो बांग्लादेशी है। फिर उसके बाद उसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन हुआ, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर उसके बाद अब चुनावी मैदान में है, JDU के उम्मीदवार हैं। इन चीज़ों पर सऊद इसरार साहब से हम जानेंगे कि क्या और किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और ये अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 24 न्यूज़ में। चलिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव 24 चैनल का। क्या अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं सऊद इसरार साहब, क्योंकि चुनावी माहौल इस बार कुछ नए मोड़ पर और किसी नए दिशा पे चल रही है। बांग्लादेश घुसपैठी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी व्यवस्था ठंडे बिस्तर पर चली गई है। बांग्लादेशी याद आ रहा है, मुसलमानों को टाइट करना है, व्यवस्था बदलनी है, और पाकिस्तान, जब चुनाव आता है पाकिस्तान याद आता है, जब चुनाव आता है बांग्लादेश याद आता है। क्या लगता है आपको? देखिए, इलेक्शन कोई ये नहीं है, हम लोग तो पिछले मरतबा भी लड़े और लोगों ने पूरा साथ देकर जिताया। कांग्रेस के साथ उस मामला ये था, ऐसा नहीं कि बोलने नहीं दिया। वालिद साहब और भी दूसरे मुद्दों में बोले थे। एक ये होता है, तो ये अब आप बात को ये करने के लिए, किसी को इल्ज़ाम लगाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए आप आपकी ज़बान है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसका कोई चलिए, रोजगार को लेकर क्या योजना बन रही है आपकी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, अब कुछ ही दिन में आपका वोटिंग होना है, सरकार में आएंगे, तो रोजगार को लेकर सबसे पहले आपकी क्या योजना है जो आप चाह रहे हैं कि किशनगंज में हो? माननीय तेजस्वी जी बहुत ही सीरियस हैं इस मैटर में, और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि 17 महीने की हुकूमत में 5 लाख नौकरियां देने का उन्होंने काम किया। हम लोगों ने इस मरतबा सीधे ही हम लोगों ने 1 साल से ही सब हम लोग ऐलान कर रहे हैं कि जो रोज़गार जो है तकरीबन 15 से 20 कंपनियों से माननीय तेजस्वी जी की बात हुई है। वो कंपनियाँ बिल्कुल रेडी है कि अगर आपकी सरकार आएगी तो हम वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ लगेंगी तो हमारे जो मजदूर तबके के लोग जो बाहर दिल्ली, हरियाणा, UP में जाकर के खट रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनका स्कोप पूरा यहाँ पर होगा। वो मैक्सिमम लोग इन कंपनियों, इन फैक्ट्रियों में काम करेंगे। दूसरा ये है कि जो हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोज़गार हैं, तो उनको इंशाल्लाह नौकरियां देने का हम लोग काम करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा, वही नीतीश जी कह रहे थे कि क्या वो तेजस्वी अपने बाप के घर से नौकरियां लेकर के आएगा, उन्हीं के साथ रह करके, या ज़मीन बेच कर लेकर के आएगा, उन्हीं के साथ रह करके उन्हीं के विभाग से 5 लाख नौकरियां निकाल करके देने का काम किए। तो हम उन नौजवानों को नौकरियाँ देने का काम करेंगे कि आज इस महंगाई के दौर में एक आदमी जूझ रहा है। सिलेंडर हमारे उस ज़माने में वही 450 का था, हमने ऐलान किया कि आज 1100 का जो सिलेंडर है हम 500 में देंगे। उसके अलावा जो वृद्धा पेंशन हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको 400 रुपये मिल रहा था, हमने ऐलान किया कि उनको 1500 बढ़ा कर देंगे। और उससे बढ़कर जो है माई बहन मान योजना, जो हमारी माँ बहनें हैं, जो 18 साल से ऊपर की उम्र की हमारी माँ बहनें हैं, उनको हर महीने हम लोग 2500 रुपये देने का काम करेंगे। कम से कम उस 2500 से तो उनका चूल्हा जलेगा, कम से कम उनका खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। तो हम ये सब काम करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो लोग, जाहिर सी बात है कि आप जिनको नहीं मिला तो वो तो इल्ज़ाम ही लगाएंगे। क्योंकि आपके ही पार्टी में मौजूदा विधायक थे, 3 विधायकों की टिकट काट दी गई। बैसी से रुकनुद्दीन, कोचर हमन से इजहार रफ़ी और बहादुरगंज से अंजार नेमी का टिकट काट दिया गया, जबकि हालांकि वो लोग MIM से जीत के आपकी पार्टी में गए थे। सरकार बनाने में बड़ी भूमिका रही है, 17 महीने की सरकार में रहे फिर आप, और फिर अचानक से टिकट काट देना, ये आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में? देखिए, जहाँ तक बहादुरगंज का मसला है, चूँकि वो कांग्रेस की सीट थी, माननीय तेजस्वी जी ने पूरी कोशिश की कि भाई वो सीट हमारे पास ही रहे, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं माने। उन्होंने कहा कि भाई सीट हमारी है, हम लेंगे। तो माननीय तेजस्वी जी ने ये भी कोशिश की कि भाई ठीक है, सीट आप ही की रहे, लेकिन कैंडिडेट मेरा खड़ा हो। लेकिन उस पर भी वो लोग नहीं माने, उस वक्त मंथन किया गया, उसी वजह से टिकट मिलने में हम लोगों को लेट हुआ, शेयरिंग में काफ़ी देरी हुई।
और जहाँ तक कोचा धामन और बायसी की बात है तो देखिए वहाँ भी मैंने अभी आपको एक बात कही कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सारा कुछ हुआ। चूँकि यहाँ मास्टर मुजाहिद साहब भी ज्वाइन किए थे, कई तरह के सर्वे हुए हैं और उसमें आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते, चूँकि मीडिया से आप लोग बिलोंग करते हैं, आप लोगों ने भी कोचा दामन घूम के देखा होगा कि लोगों के क्या रुझान है, लोग क्या चाह रहे हैं। तो जिनको पब्लिक पसंद कर रही है, पब्लिक की तरफ से जो मैसेज आ रहा है कि भी फला को ये होना चाहिए, तो वही सर्वे रिपोर्ट होती है, वही होता है, तो उसके आधार पर वहाँ दिया गया। इसी तरह से बायसी में हाजी सुभान साहब की रिपोर्ट के आधार पर उनको दिया, चूँकि वो 5-6 मरतबा MLA रह चुके हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं RJD से, तो फिर इस मरतबा लोगों ने उनको दोबारा ये किया है। तो कहीं भी कहीं कोई ये नहीं हुआ है। ठीक है, मिलना उनको चाहिए था चूँकि पार्टी ज्वाइन किए, लेकिन मसला ये है कि भाई ठीक है, सिर्फ टिकट लेने से मसला नहीं हल होता है, सीट निकालनी होती है। क्योंकि इस बार पूरे बिहार में एक लहर है, माननीय तेजस्वी जी का पूरा लहर है। इस मरतबा हम लोगों को भी लग रहा है, सब लोगों को लग रहा है कि इस मरतबा RJD बरसर इक़्तिदार आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग भी चाहेंगे, सभी लोग चाहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को टिकट ना दिया जाए जो सीट ना निकाल सके। वीडियो या कुछ ऐसा वायरल हुआ था जिसमें काफ़ी इस बात पर विरोध होने लगा कि युवाओं को लेकर के विधायक जी का ऐसा टिप्पणी करना गलत है। नहीं, मेरा कोई टिप्पणी नहीं था। देखिए, अब मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। अब वो कोई कुछ बोल रहा है तो मैं नहीं समझता। हाँ, मेरी ज़बान से बात निकलती तो एक बात है, फिर भी जिसकी ज़बान से बात निकली, देखिए अब ये लोग, इनको तो कुछ मुद्दे थे नहीं। MIM की डायरेक्ट भी बात कर रहा हूँ, उन्हीं के लोगों ने किया, तो ऐसी कोई बात नहीं। वो हम लोगों को क्या कुछ नहीं कहा, RJD को मारो, गोली मारो, सालों को क्या कितने टिपा नहीं किया। लेकिन हम लोग तो उस सब चक्कर में नहीं रहते, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, हम लोग काम करने में लगे रहते हैं। तो उसी के ही जवाब में शायद किसी ने कहा था कि कुछ लड़के इस तरह के हैं, और वो आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आप लोग मीडिया में हैं, हर तरफ घूम रहे हैं, आप लोगों को भी उसका सामना करना पड़ रहा होगा। विधायक जी सारा मीडिया ही देखेंगे तो कभी आप लोग भी कुछ देखेंगे। मैं कहा, हम तो देख ही रहे थे, चूँकि आप चूँकि हमसे सवाल कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आपसे भी मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप हमसे बेहतर जानते होंगे कि आपको भी इसका सामना करना पड़ रहा है। कि अब आप देखिए फेसबुक वगैरह में हमारे RJD की तरफ से कोई गाली भी कहीं आपको नज़र आ रही होगी, आ रही है कहीं भी नहीं नज़र आ रही होगी। और उन लोगों की तरफ से आप एक छोटी सी मिसाल दे दें, एक मौत की खबर दी जा रही है कि भाई दुआ खैर के लिए फला आदमी इंतकाल कर गया, दुआ खैर कीजिए, तो उसमें भी जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो ठीक है, अब हमारे किसी आदमी ने, आप भी मान गए कि नेताओं का स्तर गिरता जा रहा है। नेताओं का, हाँ, नेताओं का ना स्तर गिर रहा है, जनता जहाँ का वहीं मिलेगा। नेताओं का असर नहीं। देखिए, आज के हमारे जो नौजवान पीढ़ी, हम उनसे ये कहेंगे कि आपका करियर बनाने का वक्त है, आप बिल्कुल सियासत में भी आइए, हर जगह आइए, लेकिन पहले आपके अपनी खुद की ज़िंदगी एक फोकस होनी चाहिए। आपका खुद का एक अपना ये होना चाहिए कि भाई हमें क्या करना है। पहले आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, फिर आप उस मकाम में पहुँचे, एक मकाम हासिल कीजिए, फिर आप सियासत में कदम रखिए, और तो अच्छा होगा। हम लोग भी पहले पढ़े, उसके बाद एजुकेशन लाइन से जुड़े, फिर अब जाकर के मौका, हमको तो 2011 में ही मौका मिल रहा था। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि बेटा तुम सिर्फ दूसरों को साथ देकर जिताएंगे। ये बीजेपी का जब भी इनकी हुकूमत आती है तो ये लोग ये सब हथकंडे अपनाते हैं। जब इलेक्शन आता है तो इनको बांग्लादेशी नज़र आते हैं, इनको पाकिस्तानी नज़र आते हैं, इनको लोगों की, ख़ासतौर से मुसलमानों को ही ये लोग टारगेट करके इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो ये इनके चुनावी मुद्दे ही कह लीजिए कि इनके चुनावी मुद्दे हैं, और ये सब चलने वाला नहीं है। लोग समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं, लोग जान चुके हैं कि पिछले 11-12 साल से उनकी सेंटर में हुकूमत रही है। लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिवाय लोगों को परेशान करने के, सिवाय लोगों को बेरोज़गार करने के, सिवाय लोगों को बिल्कुल कमज़ोर करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। विधायक जी, टिकट को लेके आपकी पार्टी में काफ़ी मार चली और कई तरह के विरोध भी हुआ, और लोग सड़कों पे निकल के तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगे, बहुत तरह के नारे लगे, और सारे कई वीडियोस टेलीविज़न पे अवेलेबल भी हैं। मगर सवाल ये है कि टिकट को लेकर विरोध क्यों, जब जिस पार्टी को आप सींच रहे हैं, विरोध तो करना ही नहीं चाहिए। देखिए, जब इलेक्शन आता है, लोग टिकट के लिए वहाँ टिकट में लेने की होड़ मचती है। कई लोग चाहते हैं कि भाई हमको टिकट मिले, हम वहाँ के प्रत्याशी बने, वहाँ से जीत के आएँ। तो पार्टी तो किसी एक को ही देगी, पार्टी उसी को देगी जो सीट निकाल सके। तो उससे पहले सर्वे होता है, हर तरह का सर्वे होता है। तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो कैंडिडेट वहाँ पब्लिक के बीच में खड़ा उतर रहा है, उसी को टिकट दिया गया। इसमें किसी तरह का पक्षपात बिल्कुल नहीं हुआ। माननीय तेजस्वी जी ने बिल्कुल चिन्हित करके एक नहीं कई सर्वे उन्होंने कराया, हर तरह से हर लेवल के लोगों से सर्वे करा करके उन्होंने दिया। तो अब जिनको मिला, सही लोगों को मिला। मैं इसमें समझता हूँ कि खासकर इस बार जो पूरे बिहार में जहाँ भी RJD का कैंडिडेट खड़ा है, बिल्कुल उसी को टिकट मिला है जो
वहाँ जीत के कगार पे है या पब्लिक जिनको चाहती है। टिकट दिलाने का काम करते हो, तुम खुद क्यों नहीं खड़े हो? तो मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि चाचा आप हैं, वालिद साहब हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग अभी हैं पद में, जब हम लोग का वक्त आएगा तो हम लोग खड़े होंगे। तो चूँकि आपका आदेश था तो उस ज़माने में अंजार नईमी साहब को हमने बादल से वहाँ से भेज करके उनको टिकट दिलाने का भी काम किया था। तो ये इसके लिए वक्त होता है। ये इसी चर्चे पे हम एक और सवाल आपसे पूछ लेंगे। कांग्रेस पार्टी में जब आपके अब्बाजान सांसद थे तो उनको ट्रिपल तलाक में पार्टी ने बोलने नहीं दिया। लोग आज उस मुद्दे को बना करके दिखा रहे हैं कि आखिर पार्टियां जब बोलने नहीं दी जाएगी सदन में तो फिर कहाँ बोलेंगे? अब देखिए ये बात कुछ पुरानी हो गई है, हर कोई जानता है ऐसा बोलने उनने। आप मांग रहे हैं कि कांग्रेस सेकुलर पर जो बोल रही है कि सेकुलर दिखावे के लिए हो रहा है? देखिए बोलने नहीं दी जा रही है ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों को पार्टी की तरफ से जो बड़ी पार्टियां होती है, आज हम लोग आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, विधानसभा में जब बोलने की बात आती है तो हमारी तादाद सबसे ज़्यादा है। तो उसमें 1 घंटे का वक्त होता है, 1 घंटे में सारी पार्टियों को बोलना होता है। तो हर पार्टी का अब जो जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी ने इसका इल्ज़ाम लगाया, इसको हाईलाइट किया, उसका सिंगल अकेले थे वो, तो अकेले तो हर दिन उनको बोलने का मौका मिलता है। चूँकि हर पार्टी को 1 घंटा बोलने का है तो हर पार्टी को बोलना, उनको हर दिन बोलने का मौका मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ 78-79 MLA हैं तो 79 MLA को तो मौका नहीं मिलेगा। हम लोग की तरफ से भी 2-1 जो बोलने का वही बोलेंगे। तो बदल करके इस सेशन में हमको मौका दिया तो अगले सेशन में किसी और को मौका दिया तो उसके अगले सेशन में किसी और को मौका दिया जाता है। चलिए यहाँ बात इसकी है, हाँ मुसलमान इतने परसेंटेज में है तो ये उचित नहीं है। हम भाई 14% हैं, पूरे मुल्क में 14% हैं, 86% वो है। क्या इस मुल्क में हो सकता है कि 86% को आप माइनस करके 14% आप आगे बढ़ सकते हैं? कभी भी नहीं बढ़ सकते। हमको तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबके साथ मिलजुल करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के काम करना पड़ेगा। बाकी अभी इस मरतबा देख लीजिए कितनी ऐसा नहीं है, पिछली बार भी देखे कि कितनी मुस्लिम सीटें यहाँ से दी गई, ऐसा नहीं है। फिर खाली सीट देने से नहीं होगा ना, फिर वो सीट निकलनी भी नहीं चाहिए। अब मालूम है हमको यहाँ से टिकट मिल जाए और हम सीट नहीं निकालेंगे तो बर्बाद करने के लिए तो कोई पार्टी टिकट नहीं देगा। तो टिकट उसी को मिलेगा जो सीट निकालेगा। तो जहाँ जो सीट निकल सकती है, जहाँ जिस मुस्लिम की सीट निकल सकती है वहाँ उसको दिया जाता है। आप देख लीजिए चारों तरफ हर जगह दिया गया है, पूरे बिहार में हर जगह से। हर तो ऐसा नहीं कि सिर्फ किशनगंज में ही या सीमांचल में मुसलमानों को टिकट दिया गया और जगह नहीं दिया गया। मुजफ्फरपुर में दिया गया, समस्तीपुर में दिया गया है, नालंदा में दिया गया। मैं कितनी जगहों का आपको नाम लूँगा, सब जगह से दिया गया है। तो जहाँ वहाँ सीट निकालने की बात होती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कहीं बात ही नहीं है, माइनॉरिटी और हिंदू की बात ही नहीं है। यहाँ तो भाई सबको ये सब जान रहे हैं, ये जान रहे हैं कि 40% ही बीजेपी को वोट होती है फिर भी सत्ता में मिल जाते हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस में क्या होता है कि वोट की ध्रुवीकरण हो जाने के कारण सरकार में नहीं आ पाते हैं। ये सब जान रहे हैं और ये मीडिया भी अच्छी बखूबी जानते हैं। सवाल ये है कि एक तरफ प्रशांत किशोर कह रहा है कि बिहार में क्या जंगल राज वापसी करवानी है, दूसरे जंगल राज 2 बता दिया नीतीश सरकार को, और आपको कह रहा है जंगल राज 1। क्या कह रहा है इसमें प्रशांत किशोर जी? जंगल राज को याद दिलवा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे जंगल राज बार बार आए। जो लोग 17 महीने की सरकार में आए वो लोग काम नहीं कर सके इसलिए टिकट कट गया। चूँकि उस तरह के वहाँ चल रहा था, चूँकि उनकी जैसे उन लोगों का ही कहना है कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, और जैसे ही हम लोग के साथ आए तो हर जगह जिस तरह हमारे ठाकुरगंज में विकास हुआ, इसी तरह बहादुरगंज में, इसी तरह से बायसी में, इसी तरह से आपका कोचा धमन में हुआ। तो आदमी वही देखता है, पब्लिक तो आपसे डिमांड करेगी। आप जीत के आ गए तो वो ये नहीं कहेगी कि भाई आप किस पार्टी में हैं, कहाँ हैं, आपको काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो तो कहेगी भाई मेरा ये काम है, मेरी सड़क है, मेरा ये पुल है, मेरा ये काम है, आप कराइए। वो तो आपसे डिमांड करेगा तो उस पर आपको खड़ा उतरना होगा। तो वो वहाँ देखे कि वहाँ कुछ हो नहीं रहा था तो वो लोग आए और इस तरह उनका काम हुआ। और ये आरएसएस वाले तो उनका अपना ये एक मुद्दा ही रहा, मास्टर मुजाहिद साहब का मसला। ऐसा नहीं, देखिए जब आपके हित की बात आ जाएगी, जब आपकी शरीयत की बात आ जाएगी, मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी में क्यों आए? आपके यही सवाल उठ रहा है कि मास्टर मुजाहिद साहब तब क्यों नहीं छोड़े, जब एनआरसी आया था तब क्यों नहीं छोड़ा था, एनपीआर चल रहा था, लोग जगह जगह साइन बाग बना करके बैठे हुए थे, तब क्यों नहीं छोड़े? फिर उसके बाद जो है ट्रिपल तलाक पर बिल आया, फिर भी उस टाइम बीजेपी के साथ मिलकर रहे। फिर जब बात आई सामने आपका वक्फ कानून आया, जब पूरा कुछ हो गया लास्ट वक्त में, आप जान रहे हैं कि अब मुझे लोग यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब वो छोड़े पार्टी। तो लोग विपक्ष आपके इस तरह से आरोप लगा रहे हैं ना कि ये अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट दिलवाने में, क्या आपकी सच में ऐसी भूमिका थी? देखिए लोग तो आप क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं तो हम उस पर नहीं जाएंगे। देखिए हमारी पार्टी में जो भी आएगा उन लोगों को भी ज्वाइन कराने में मेरा भी हाथ रहा। चूँकि मेरे क्षेत्र के वो विधायक थे, उन लोगों ने मुझसे कहा और मैंने खुद उन लोगों से कहा था कि भाई देखिए अगर पार्टी ज्वाइन करना है तो अभी से आप लोग आ जाइए, फिर आइन वक्त में आइएगा, फिर उसमें कई तरह के मसले होंगे। तो इसी तरह मास्टर मुजाहिद साहब ने कहा कि पार्टी ज्वाइन करेंगे
तो मैंने कहा बिल्कुल लब्बैक, और मैंने सीनियर हम माने तेजस्वी जी से और इन लोगों से मैंने बात की कि वो आना चाह रहे हैं। फिर मैंने बात करा दी, बस इतना ही मेरा है, पार्टी में आना चाहे, मैंने उनको पार्टी में शामिल किया, इससे ज़्यादा मेरा कोई रोल नहीं है। अब विपक्ष ये मुद्दा बना रहा है कि जिसने आरएसएस को मजबूत किया, 15 साल में बीजेपी के साथ मिल करके आरएसएस को मजबूत किया है, और वो इंसान आज राजद के टिकट पे आए हैं, क्या गारंटी है कि वो राजद पे ही रहे? अगर सरकार आपकी उलटफेर होती है तो क्या पता वो भाग जाए, भगोरा साबित हो? क्या, मेरा ये सवाल नहीं, ये विपक्ष के आपके आरोप लग रहे हैं कि भाई जिसने किशनगंज में आरएसएस को मजबूत किया है और अब कोचाधामन में वो अपनी दावा पेश कर रही है और वो चाहते हैं कि फिर कोचाधामन में आरएसएस मजबूत हो। क्या लगता है आपको, सच में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, ये सब बेबुनियाद वाली बात है, ये सब इल्ज़ाम हुई। इलेक्शन आता है तो उल्टे सीधे मुद्दे इस पर इल्ज़ाम लगाना, उस पर इल्ज़ाम ठहराना, इस तरह के होते हैं। और इंसान को इख्तियार है, हम आरजेडी में हैं, कल हो सकता है हमारा ये नहीं हो, तो हर आदमी को इख्तियार है, वो किसी भी पार्टी में जा सकता है जहाँ उसको अपना सेफ्टी नज़र आता है, सेफ नज़र आता है, उसको लगता है कि वहाँ भाई हमारे जो एमआईएम के भाई जो आरजेडी में आए, तो वो इसलिए इसी मकसद से आया ना कि हम पब्लिक ने जो हमें जिता कर भेजा है, हम अगर उनका विकास नहीं करेंगे, उनका काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें नेक्स्ट टाइम भी हमें फिर लोगों को बोलने का अधिकार हो, लोगों को ज़बान दी गई, लोगों को स्टेज पर लाकर खड़ा किया, लोगों को सियासत में लाकर खड़ा किया गया, लोगों को एमपी एमएलए बनाया जा रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर ऐसा जंगल राज है तो बिल्कुल हमेशा ये रहना चाहिए। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो कई मुसलमानों को खड़ा किया। मैं तो समझता हूँ कि सिवाय एक के जमा खान के अलावा उसके किसी मुस्लिम को टिकट उन्होंने नहीं दिया है। और बीजेपी तो कि जो एक शाहनवाज साहब या एक दो कैंडिडेट यूपी से आते थे उनका भी सुथरा साफ कर दिया, तो वो क्या बात करेंगे, जंगल राज और मंगल राज की बात करेंगे? वो खुद जंगल राज में है। देखिए, जब से उनकी हुकूमत बनी है, आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं कि हर ज़िले में हर जगह अब अपहरण हो रहा है, हर जगह किस तरह की हरकतें, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें वही जंगल राज चाहिए जो लालू जी ने लोगों को ज़बान दी, लोगों को बोलने की सलाह दी, लोगों को स्टेज पर ला कर खड़ा किया, लोगों को एमपी बनाया, एमएलए बनाया और लोगों का सुधार किया, लोगों को एक नई दिशा की तरफ ला के दिया। विधायक जी, एक सवाल आप आखिरी और आपसे जानना चाहेंगे, युवाओं की राजनीतिक सक्रियता को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि 20 महीने की आई माननीय तेजस्वी जी खुद हेल्थ मिनिस्टर रहे, उसके मंत्री रहे, तो जैसे ही वो मंत्री बने सबसे पहले हमको डायरेक्टली वो फ़ोन किए। ऐसे नहीं कि जो डायरेक्टली फ़ोन करके कि आपके विधानसभा में 7 हॉस्पिटल बनेगा और आप जगह चिन्हित कीजिए और वो बनाएंगे, और वो बन भी गया। हमने अलग अलग पंचायत 3 4 पंचायत टारगेट की जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से हमने बनवाया, वो बिल्डिंगें सब बन भी गई। और अब उसमें डॉक्टर लाने की ज़रूरत थी, चूँकि उस वक्त प्रपोजल आया और वो काम शुरू होना था, तब तक हम लोग की हुकूमत चली गई। लेकिन आज वो बिल्डिंगें बन गई है, तो चूँकि हमारी सरकार रही नहीं, हमने कोशिश भी की। हमने जो हेल्थ मिनिस्टर है पहले भी उनके थे, उस वक्त भी मैंने लेटर लिखा था, सिर्फ लेटर ही नहीं लिखा था, उस वक्त शाहनवाज साहब भी उनको एमएलसी के ज़रिए से उनको मिनिस्टर बनाया गया था, उनके ज़रिए से भी हमने हेल्थ मिनिस्टर को फ़ोन करवाया था और मैं खुद उनसे मिला था। उस वक्त भी वो डॉक्टर लाने का काम नहीं किया, हमसे उन्होंने माजरत की। आप देखिए कि उनके मंत्री का ये हाल है, वो कहा कि भाई आप डॉक्टर ढूंढ करके ले आइए, हम उसको अपॉइंट कर देंगे, जाने के लिए तैयार नहीं है। वो इस तरह की बातें एक्सक्यूज़ वो लोग देते हैं। इसी तरह अब इधर जब हमें अब डॉक्टर लाने की ज़रूरत थी, उन 17 महीने में खासतौर पर पवाखाली में डॉक्टर नहीं था, हम पवाखाली में डॉक्टर लाने का काम किए। और जैसे ही हमारी हुकूमत हटी उनके साथ, तो वो डॉक्टर को वहाँ हटा दिया गया। तो ये उन लोगों का इस तरह के ये है। और इंशाल्लाह माननीय तेजस्वी जी की सरकार आएगी, माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर देखिएगा आप लोग इंशाल्लाह जो हॉस्पिटल हमने बनवाया है छोटे छोटे 3 4 पंचायत के बीच में, उसमें डॉक्टर लाने का काम करेंगे, डॉक्टर बिठाएंगे, ताकि हमारी माएँ बहनें जो खासतौर पर है, चूँकि यहाँ का एक बड़ा तबका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काम करता है, मजदूरी करने के लिए जाता है, तो उनके घर में मर्द नहीं होते हैं, तब वो मुख्यालय देखिए आदमी जाहिर सी बात है, हम हैं पब्लिक के साथ हैं, हमारी पब्लिक जो चाहेगी हम उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे, सीधी बात, हम उनके खिलाफ तो नहीं जा सकते। तो उन्होंने ये महसूस किया कि भाई ये मुसलमान होने के नाते जहाँ शरीयत की बात आ जाए, जहाँ वक्फ की जायदाद कब्जा करने की बात आ जाए, तो बिल्कुल ऐसे मौके से आदमी को उठ खड़ा होना चाहिए और इस पार्टी को छोड़ के उन पार्टियों में शामिल होना चाहिए जो आपके मुद्दे की बात करे, आपके हित की बात करे, आपके हक़ की बात करे। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो ये वो वाली बात नहीं कि वो आरएसएस में थे। देखिए पहले नीतीश जी जो है हम लोग के साथ 17 महीने में रहे, तो उनका एक वो रहा था कि भी ठीक है वो लड़े किसी के साथ, लेकिन ये था कि तालमेल, वो बिहार के लिए उन्होंने भी काम किया, वो काम करते रहे। लेकिन जब से वो बीजेपी के साथ आए हैं तो उसका बिल्कुल ठप हो चुका है। तो मास्टर मुजाहिद साहब ने उस चीज़ को महसूस किया होगा, जिसके बुनियाद पर वो विकास पे बात कर लेते हैं। सड़क
पुल पुलिया ये आम सी बात हो गई है, हर एक विधायक जीतते हैं तो करते हैं। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लोगों का कहना है, मानना है कि सौद अशरार साहब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिए। बगल में आपका एक हॉस्पिटल है, हाईवे से करीब है, वहाँ डॉक्टर वगैरह बैठने की बिल्डिंग की अवस्था ठीक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पर सौद अशरार साहब काम नहीं कर पाए। क्या कारण रहे कि जो आप नहीं काम कर पाए इस पर? में जिस घर में नौकरी नहीं है, हर फैमिली में एक नौकरी देने का काम करेंगे हम लोग, माननीय तेजस्वी जी इसका ऐलान किया। और ये पूरे इंडिया में कहीं लागू नहीं, सिवाय सिक्किम के, सिर्फ ये कानून सिर्फ सिक्किम में था। और इंशाल्लाह आप लोग बिहार को, माननीय तेजस्वी जी बिहार को बाहर बनाएंगे। आप सबका सपोर्ट, आप सबका की मदद चाहिए। सब लोग मिलकर एकजुट होकर के माननीय तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करें। सुजापुरी आरक्षण पर काम कैसा रहेगा? सुजापुरी आरक्षण की बात बिल्कुल सुजापुरी आरक्षण की बात बिल्कुल आई। पिछले दिनों हम लोगों ने जो नीतीश जी की हुकूमत थी, सीएम वो थे, जाहिर सी बात है हमको उन्हीं से बात करनी थी। हम लोग एक नहीं तो 12 MLA सब लोगों ने साइन करके माननीय नीतीश कुमार जी से हम लोग मिले थे। उन्होंने वादा भी किया था कि साल के आखिर में हम उसको कर देंगे, लेकिन वो वादा पे मुकर गए। इससे पहले कि हमको करते वो हमसे भाग गए। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आगे तो बिल्कुल उस पर काम करेंगे, सुजापुरी डेवलपमेंट पर काम करेंगे इंशाल्लाह। इन चीज़ों को जैसा हम लोगों से जितनी भी कोशिश होगी अच्छा या लोगों के लिए लाएंगे, लोगों को परेशानी में नहीं डालेंगे, लोगों को परेशानियों से बाहर निकालेंगे हम। चलिए, अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और ईवीएम में क्रमांक संख्या कितना नंबर पे आपका चुनाव चिन्ह है? मेरा ईवीएम में तीसरे नंबर पर मेरा नाम है। उसमें दोनों चीज़ें रहेगी, मेरा फ़ोटो भी रहेगा उसमें, और चुनाव चिन्ह हमारा लालटेन छाप जो है वो भी रहेगा। और दूसरा है कि मैं अपनी जनता से ये अपील करूँगा कि भाई पिछले 5 साल आपने मौका दिया, 2 साल कोरोना काल रहा, 3 साल ही हमको मौका मिला। 3 साल में समझ लीजिए 17 महीने की जो हमारी हुकूमत रही, उसी 17 महीने की हुकूमत में आपके बीच तकरीबन जो रोड पुल पुलिया जितना था 2017 में जितने पुल ध्वस्त हुए थे, उन सारे सड़कों को बनाने का काम किया। 148 पुल हमने बनाने का काम किया। इसी तरह से 94 रोड ऐसे थे जो आज़ादी से अब तक नहीं बने थे, उन 94 रोडों को बनाने का काम किया। उसके अलावा नए पुराने जो 279 रोड, तकरीबन 280 रोड जो है वो बनाने का काम किया। काम चल रहा है, अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि सब तरफ काम चल रहा है। तो इस पर हम काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस उम्मीद पर लोगों ने मुझे पिछली मरतबा भी जिताया था, और किसी हद तक जो मैंने उनको कहा था कि मैं अपने वालिद के अधूरे कामों को पूरा करूँगा, मैंने तकरीबन उसको पूरा भी किया है। 90% हमने पूरा कर दिया है। तो उसी उम्मीद से वो मुझे दोबारा मौका देंगे, दोबारा लाएंगे, तो फिर उनके बीच में मैं रहूँगा। फिर उनकी जो समस्याएं, जिस तरह की जो चीज़ें सामने आएंगी, उस पर हम काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विधायक सौद अशरार साहब। इनसे बातचीत चल रही थी चुनावी मुद्दे पर, और देश के मौजूदा हालत, राजनीतिक की समीकरण क्या बन रहा है और किस तरह से मोमेंट तैयार हो रहा है। अब करना है कि इस बार किस तरफ जानी है और किसे वोट करना, हमारा बिहार बदलाव की ओर या बिहार में तरक्की के लिए किस तरह से आप सोचते हैं, उस पर ज़रूर आप विचार करिए और अपना सही चुनिए, व्यवस्था बदलिए, बिहार को विकसित की ओर ले चलिए। लाइव 24 न्यूज़ के लिए किशनगंज से मिनहाज आलम, वीडियो जर्नलिस्ट दिल आजम के साथ।